प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत हितग्राहियों के पंजीयन के लिए पाल्या कला स्थित तेजाजी मंदिर परिसर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने शिरकत की। योजना है उसके अंतर्गत नागदा नगर पालिका परिषद द्वारा 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 5 नागदा के स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर एक योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन उन स्ट्रीट वेंडरों को दिया जाएगा जो फुटपाथ पर अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि जब कोरोना का दूसरा दौर निकला तो कोरोना के दूसरे दौर में सरकार ने इस बात की पहल करी कि कोरोना के लॉकडाउन के समय पे जिन लोगों का व्यापार व्यवसाय लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ था उन छोटे व्यापारियों को 10,000 का लोन देकर सहायता देना और उनके व्यापार को बढ़ावा देना। और अच्छी बात और ये है कि इसी स्कीम को सरकार ने अब तक लागू किया है। नागदा नगर में अब तक केवल 500 या 700 लोग 800 लोग होंगे जो अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है लगभग 5,000 ऐसे हितग्राही हो सकते हैं जो अगर रजिस्टर्ड करेंगे तो जिनको 10,000 रुपये का लोन मिलेगा। और विशेष बात इस लोन की और ये है कि हम यदि लिया हुआ लोन समय पे और सही तरीके से चुका देंगे तो हमें आगे भी ये लोन दुगना मिलेगा। तो मेरा नागदा नगर के सब वासियों से विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स से आग्रह है कि आप लोग रजिस्टर्ड जरूर करें और हम इस स्कीम का फायदा लें। आप सभी को दीपावली पर्व पर ढेरों बधाई। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारियों का अतिथियों ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। शिविर में पहले दिन 75 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। इसी क्रम में प्रकाश नगर स्थित एक निजी स्कूल में भी शिविर का शुभारंभ किया गया। का विषय है कि वार्ड समाज जितने भी हितग्राही है जो हाथ ठेला चलाते हैं, सब्जी का विक्रय करते हैं, जो फुटपाथ पर बैठकर अपना छोटा सा व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यहाँ पर आज पाल्या कला में शिविर लगाया गया है। शिविर के माध्यम से पंजीयन भी यहाँ पर हो रहे हैं और 10,000 तक का लोन हितग्राही को दिया जाएगा। और वो 10,000 का लोन किस्तों के द्वारा उसके जब भी बैंक में पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद उसको 20,000 का लोन मिलेगा, उसके बाद 50,000 का लोन मिलेगा। इस तरह से जो मध्य प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के आग्रह उनके निर्देशानुसार नगर पालिका द्वारा जो यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसके माध्यम से सभी हितग्राही को लाभ मिलने वाला है। और मैं सभी हितग्राही से आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आपको जब भी लोन मिले उसका हम समय पर भुगतान करेंगे। भाई मुकेश आए कागजात करा सबके आगे सबसे कागजात करा। हम सब लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ये विजय पटेल जो हमारे वार्ड के पार्षद हैं, निश्चित रूप से एक जागरूक और अच्छे पार्षद होने के नाते, क्योंकि जैसा कि भाई प्रकाश ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर का जो पंजीयन का काम है प्रत्येक वार्ड में होगा, पर ये वार्ड के पार्षद की जागरूकता है कि इस वार्ड के पार्षद के द्वारा प्रत्येक घर घर पर जाके सूचना करके और इन वार्ड के निवासियों को जो स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं, चाहे वो चाहे इसमें दुकान पे ठेला लगाने वाला, चूड़ी बेचने वाला हो या अन्य तरह के किसी भी स्ट्रीट पे सड़क पे जिस तरह का भी कोई भी व्यापार करने वाले लोग हैं, उन सब का पंजीयन यहाँ पर होगा। पंजीयन के बाद उसका लोन का फॉर्म भी जैसा कि भाई प्रकाश ने बताया भर रहा है कि निश्चित रूप से ये सब काम आज कराएंगे। और ये अच्छा जागरूक यदि जनप्रतिनिधि हो तो वार्ड के लोगों को भी मदद मिलती है। मैं रात को ही देख रहा था कि हमारे अमित पंडित जी कुछ मजाक कर रहे थे विजय पटेल से, तो विजय पटेल जी को कुछ अमित पंडित जी कह रहे थे कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो विजय ऐसा भावुक हो रहा था कि मैं काम करता हूँ और फिर ऐसा क्यों, कुछ वो बोल रहे थे कुछ बारे में। तो मैंने बोला पंडित जी को, उसी में रात को मैं आ गया तो मैंने क्या, देखो पंडित जी हमारा विजय बहुत अच्छा पार्षद है, लोगों की जागरूक रह के और लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसका हौसला अफजाई करो, इसके हौसले की कमजोरी मत करो। आप नहीं तो हम मजाक कर रहे हैं तो उसको हौसला अफजाई करो। तो वास्तव में हौसला अफजाई के लायक हमारा जोरदार पार्षद है विजय। और निश्चित क्योंकि हम सब के वार्ड, हम भी सब पार्षद हैं, हम सब के वार्डों में भी ये काम चल रहे हैं और ये सब
हम सब लोगों को भी करना चाहिए। हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में 36 पार्षद हैं शहर में, उन सारे वार्ड के पार्षदों से मैं निवेदन करूँगा कि ये अपने अपने वार्ड में सारे लोगों को जागरूक करके ये पंजीयन जो स्ट्रीट वेंडर काम करते हैं उनका ज़रूर कराएं। और मैं ये जो हितग्राही हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि हम लोग डिफ़ाल्टर नहीं बने, क्योंकि जैसा भाई विजय ने शुरू में बताया था, यदि हम ये 10,000 रुपये जमा कर देंगे तो इस 10,000 रुपये के बाद हम, क्योंकि ये बिना ब्याज का पैसा है, इसके बाद हम अगर उसको हमारे व्यापार को या व्यवसाय को बढ़ाना चाहेंगे तो 20,000 के रुपये 20,000 भी हम जमा कर देंगे, इसको और आगे बढ़ के धीरे धीरे 50,000 रुपये तक का आपको लोन मिल सकता है और आप आपके व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता निश्चित रूप से संवेदनशील लोग नेता हैं, क्योंकि आज की जो कोविड की जो बीमारी थी इसमें निश्चित रूप से सब लोग बेहाल हुए, विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर ज़्यादा बेहाल हुए। उनके लिए योजना बनाई, इन सब योजनाओं का लाभ सब लोगों को मिले, आप सब लोगों को मिले, आप सब लोग डिफ़ाल्टर नहीं बने, पैसे वापस जमा करें। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि शासन की योजना का लाभ लें। आप सब लोगों के द्वारा, मुझे यहाँ विजय के द्वारा और आप सब लोगों को बुलाएगा, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आबादी का 40% हिस्सा, 100 में से 40 ऐसे लोग हैं जो रोज़ मजदूरी करते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे 40%, 40 करोड़ लोगों के लिए भारत की सरकार लगातार विचार कर रही। 2008 में जिनेवा में एक कन्वेंशन हुआ विश्व के 192 राष्ट्रों के बीच में असंगठित मजदूरों के लिए। उसमें ये घर में काम करने वाली जो भाइयाँ हैं, जिसको हम घरेलू कामगार कहते हैं, जो घर पर बच्चों को खिलाने का काम करती, बर्तन साफ करने का काम करती, आटा पिसाने का काम करती, ऐसी भाइयों के लिए एक कानून बनाया गया और कानून बना करके उनको नगर पालिका के माध्यम से उनका पंजीयन हुआ। पंजीयन करने के बाद विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले उनको। इस प्रकार की सारी व्यवस्था उन भाइयों के बारे में, उन बहनों के बारे में, उन भाइयों के बारे में उनको डोमेस्टिक वर्कर कहा गया। इसी प्रकार ये विचार किया गया कि इस देश में और विशेषकर हमारे भारतवर्ष में 4 करोड़ महिलाएं ऐसी है जो घरों में काम करती है। बम्बई से लगा के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में 4 करोड़ महिलाएं जो घरों में काम करके अपना जीवन यापन करती है। 6 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो 48 प्रकार का काम करते हैं। हाथ ठेला, फुटपाथ पे काम करने वाले, खुमचा लगाने वाले, गाड़ी लगाने वाले, केस कतरने वाले और किसी न किसी प्रकार से रोज़ मजदूरी करना, रोज़ खाना, ऐसे काम करने वाले 48 प्रकार की श्रेणियों के लोगों को स्टेट वेंडर कहा गया है। और ये स्टेट वेंडर जो है, ये भारत सरकार ने एक योजना बनाई, योजना बना करके, और इस कोरोना के समय में इस योजना का लाभ संपूर्ण देश भर में लोगों को मिला। इस योजना के माध्यम से स्टेट वेंडरों का पहले भी एक बार पंजीयन हुआ था, मगर जो पंजीयन के बाद रुक गए थे या जिनका पंजीयन नहीं हो पाया, ऐसा दोबारा पंजीयन संपूर्ण प्रदेश भर में हो रहा है। पंजीयन के बाद उनको 10,000 रुपया पहले प्रारंभिक लोन मिलेगा बिना ब्याज का, उसका ब्याज नहीं लगेगा। उसको आप समय पे वापस कर दोगे तो आपको 20,000 मिलेगा, उसको वापस कर दोगे तो 50,000 मिलेगा, उसको वापस कर दोगे तो ऊपर लाख मिलेगा। इस प्रकार की योजना है सरकार की, और इस योजना का लाभ उस गरीब को मिल सकता है जो जूते जोड़ने का काम करता है, प्लास्टिक की ठेला चलाने का काम करता है। अभी दिवाली के समय में आपने देखा होगा, लगभग इस पूरे नागदा नगर में 500 से अधिक ठेले चल रहे होंगे जो ये पुराना कचरा ले रहे हैं, पुराने जो कबाड़ा ले रहे हैं, ऐसे सारे, ये सब लोग इसमें कवर होते हैं। ऐसे सारे लोग इसमें पंजीयन कराए और पंजीयन करा करके उसमें लोन का फॉर्म भी भरे, समय पे लोन का वापस अदायगी करे तो अगली भी उनको रेखा मिलेगी। इस वार्ड में, ये चूँकि वार्ड गरीब बस्ती का वार्ड है, इस वार्ड में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमाने, रोज़ खाने वाले लोग हैं और रोज़ कहीं न कहीं मजदूरी करते हैं। तो ऐसे सारे लोगों का चयन करके उनको निकाल करके यहाँ पंजीयन किया जा रहा है। नगर पालिका से आग्रह करके हमने 5 स्थानों पर कैंप लगाए हैं। इन 5 कैंपों के माध्यम से संपूर्ण सारे लोगों का पंजीयन हो जाएगा ऐसा हम मानते नहीं है, क्योंकि नागदा के अंदर 5,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो स्टेट वेंडर की श्रेणी में आते हैं। अभी केवल 800 लोगों का पंजीयन हुआ, 5 कैंप में मिला करके भी हम सोचेंगे तो भी 5,000 नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश करेंगे कि सारे वार्डों में इस प्रकार का अभियान चला करके उन सारे लोगों का पंजीयन हो और पंजीयन होने के बाद में उसका लाभ मिले। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप भाई पटेल जैसा आपको आग्रह करें वैसा समय समय पर इसमें लगने वाली जो सामग्री है, आपका आधार कार्ड है, समग्र आईडी है, आपका बैंक खाता है, जो भी आवश्यक है
वो सारी आवश्यकता अनुसार सारी चीज़ें आप समय पे उपलब्ध कराएंगे तो वो सारा लाभ आपको मिलेगा। आप सब लोगों ने बुलाया, स्वागत किया, इसका मैं आप सब लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ इस वार्ड में कम से कम 40% आबादी ऐसी होगी जो किसी न किसी तरह ये रोज़ मजदूरी करने काम करती होगी। वो सारे लोग अपना पंजीयन कराए और पंजीयन करा करके इसका लाभ उठाए। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। धन्यवाद। एक लड्डू की थाली में रखो, मेरे को बिना दे कोई सब। थोड़ा आगे आओ ना जीतू। ठीक साहब, इधर आओ, इधर आगे आओ। ग्रामीणों में कानूनी अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विधिक सहायता शिविर का आयोजन लगातार जारी है। ग्राम पंचायत खजूरिया में बुधवार को विधिक सहायता शिविर के लिए न्यायाधीश पूनम डामेचा, एसडीएम आशुतोष गोस्वामी का ढोल ढमाकों के साथ स्वागत किया गया। उत्साह से लबरेज ग्रामीणों ने सरपंच सरदार सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मालवा की पगड़ी पहनाकर पुष्पमाला से सम्मान किया। नागरिक बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार करतर ध्वनि के साथ अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। राजन जी, आप भेजो। पाठक जी, मैडम आप आ जाओ, जितने अपने शासकीय लोग हैं आ जाओ। सर आप मोबाइल दे दो, आ जाओ, पूछ लेंगे। जाके पहुंचे आप भी। देखो जी, आई आगे आओ। बाजू न्यायाधीश डामेचा ने महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हों तो वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। बालिकाओं के साथ किसी भी तरह की वारदात होती है तो तुरंत परिजनों को बताएं ताकि पुलिस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। नियुक्त करते हैं वो, तो आप निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको निःशुल्क अधिवक्ता मिलेंगे, वो आपसे कोई फीस नहीं लेंगे केस चलाने की। और वहाँ पे जितनी भी प्रोसीडिंग कोर्ट में होती है, जैसे कि कोई आवेदन आपने लगाया, किसी आदेश की आपने सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए या इस तरह का कुछ भी आप कार्य वहाँ पे करते हैं तो उसके लिए कोई कोर्ट फीस आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आप निःशुल्क आपको वो अधिवक्ता उपलब्ध रहेंगे। दूसरी चीज़, महिलाओं के संबंध में जैसे अधिकतर काफ़ी कुछ बातें एसडीएम साहब ने और चंदेल वकील साहब ने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया, फिर भी संक्षेप में बताना चाहूँगी। जैसे कि घर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, उसमें सिर्फ पति के खिलाफ ही नहीं है, पति के अलावा पति के नातेदार जो भी हैं आपके घर में, उनके रिश्तेदार हैं, कोई और हैं, सास ससुर हैं, ननंद है, जेठ जेठानी है, देवर हैं, इस टाइप के जो भी लोग हैं, अगर वो भी आपके साथ अत्याचार करते हैं, आपको कुछ मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ताने देते हैं, तो उनके लिए भी आप उसके संबंध में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केस लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर पति आपको घर से निकाल देता है या आप लोगों का खर्चा नहीं उठाता है तो आप इसकी सुविधा सिर्फ पति से ही ले सकती हैं कि वो आपका मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण आपको दे। आप सास ससुर से या घर के किसी दूसरे सदस्य से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती हैं, आप सिर्फ पति से ही उसकी मांग कर सकती। दूसरी चीज़, अगर कोर्ट आदेश कर देता है मेंटेनेंस पे और आपको फिर आपका पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसमें भी दंड के प्रावधान है, सजा के प्रावधान है, जेल जाने के प्रावधान है उसके अंदर भी। तीसरा, डोमेस्टिक वायलेंस में भी इंट्रीम की सुविधा है। इंट्रीम एप्लीकेशन आप लगाते हैं, उसमें भी आपको मेंटेनेंस मिलता है, उसका भी वायलेशन करने पर दंड के प्रावधान है। और उसमें भी जैसे कि अगर पति आपको खर्चा वगैरह नहीं देता है तो उसमें एक एप्लीकेशन लगा के उसमें भी आप मतलब उसको सजा के प्रावधान दिला सकती हैं। तीसरी चीज़ इसमें यह है, जैसे कि आज आप अभी सभी लोग आज हमारा स्वागत कर रहे हैं, आप एसडीएम साहब का हमारा कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि बच्चों का कम उम्र में विवाह मत करिए। अगर आप कम उम्र में विवाह कर देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो
जो सामान्यतः समस्याएं महिलाओं को आती है आज, वो कल को उनकी बेटियों और बच्चों के साथ में भी होगी। आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो जैसे आज आप हमारा स्वागत कर रहे हैं, कल को आपके बच्चे यहाँ खड़े होंगे, वो भी दूसरों को, आपके ग्रामीण जनों को, सबको यही चीज़ें बताएंगे, उनका भी इसी तरह से स्वागत होगा और आपकी पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा जैसे अपने घरों में छोटे बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों 18 साल से कम के हैं, उनके साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें भी आप लोग चुप मत रहिए। आपको ये लगेगा कि हम बच्चे के बारे में हम बताएंगे, थाने में बताएंगे या कोर्ट में जाएंगे तो बच्चे की पहचान उजागर हो जाएगी। जो नया पोस्को एक्ट आया है उसके अंदर ये प्रावधान है कि बच्चे की पहचान शुरू से लेके आखिरी तक ओपन नहीं होती। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा कौन था, उसके माता पिता कौन थे, वो बच्चा कहाँ रहता था। तो आपको ये समस्या भी नहीं रहेगी कि हमारी बदनामी होगी या गांव में पता चल जाएगा या ऐसा कुछ होगा, तो उसके संबंध में भी आप चुप मत रहिए। तीसरी चीज़ है कि बच्चे आजकल मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं। आपके बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन उनसे बात कर रहा है, कौन उनके संपर्क में है, ये सब विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप घर में ही ध्यान रख सकते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं बता पाएगा, आके बाहरी व्यक्ति आपके बच्चे का मोबाइल लेके नहीं बता सकता कि आप ये क्या कर रहा है। आपको घर में ही, बच्चों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि माँ बाप हमारी निगरानी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, वो आपसे छुप के कुछ करने लग जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखिए, है ना। इसके अलावा 11 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया गया है तहसील में और जिले स्तर पे, सभी पे यहाँ पर इसका लोक आयोजन का शुभारंभ होगा। उसमें आप लोगों के जितने भी केस है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 138 के चेक बाउंस से है, इलेक्ट्रिसिटी से है, जितने भी क्या कहते हैं अपने संपत्ति से संबंधित केसेस हैं, उनके संबंध में आप लोक अदालत में राजीनामा कर सकते हैं। मान लीजिए कि केस के शुरुआती दौर में कुछ आपसी सामंजस्य आप लोगों का नहीं बन रहा है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं कि आपसी सामंजस्य कुछ पॉइंट्स पे, मतलब कुछ बिंदुओं पे आपका राजीनामा रुक रहा है, तो उसके संबंध में भी एक सुविधा ये है कि आप कोर्ट में आके मध्यस्थता के माध्यम से, मीडिएशन के थ्रू आप बोल सकते हैं कोर्ट में आके। जिस भी कोर्ट में, जैसे मान लीजिए हमारी कोर्ट में चल रहा है, आप आके बोलेंगे कि हम करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो हम उसको एक रेफरल जज के पास में, दूसरे कोर्ट में एक रेफरल जज, जो दूसरे जज साहब रहेंगे उनके पास भेजेंगे। वो आप लोगों के जो बिंदु जिन पे निराकरण नहीं हो रहा है उनके बारे में आपसे समझाइश देंगे। आप लोगों का उसमें फाइनल अगर आपका हो जाता है कि आप सहमत हो जाते हो उन बिंदुओं पर, तो फिर आपका वो केस हम लोक अदालत में रख देते हैं। इसका एक सुविधा लोक अदालत की और ये है कि जितनी भी आपकी कोर्ट फीस सिविल केसेस में लगती है, वो कोर्ट फीस आप लोगों को वापस पूरी की पूरी मिल जाएगी, जितनी भी लगी होगी आपकी, 10,000, 20,000, 50,000, जितना भी है वो सारा आपको मिल जाएगा। 138 के चेक बाउंस के केस रहते हैं। सामान्यतः आप अगर राजीनामा कराएंगे कोर्ट में तो उसका 10%, मान लीजिए 1 लाख है तो 1 लाख का 10% लगेगा, 2 लाख है तो 2 लाख का 10% आपको कोर्ट, मतलब चार्जेस उसके चेक के देने पड़ेंगे। लेकिन लोक अदालत में बिल्कुल निःशुल्क है। आपका कितने का भी चेक होगा वो बिल्कुल उसमें निःशुल्क होगा, कोई आपको चेक की राशि का 10% नहीं देना पड़ेगा और आपका निःशुल्क बिल्कुल पूरी तरह से उसमें केस ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य बस यही है कि जैसे आप मान लीजिए, अगर वैसे तो सभी गांवों में इसका शुभारंभ कर रहे हैं, हर जगह जाके हमारे न्यायाधीश सब जगह जाके सारी चीज़ें बता रहे हैं, फिर भी इसके अलावा अगर आप कहीं चूक जाते हैं या रह जाते हैं तो एक नेट पर एक नालसा के उसमें लीगल एड ग्रुप, लीगल ऐप करके एक ऐप है, उसके अंदर आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में उसके अंदर आप इसको प्ले स्टोर से कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जैसे कि सामान्यतः उदाहरण के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप जो आप करते हैं, वैसे ही आप उस ऐप से इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसको ओपन करने पर उसके अंदर नाम, पता, सारी चीज़ें रहेगी। आप जानकारी फिलअप करेंगे, अपनी समस्या लिख के देंगे, ओके करेंगे तो ये एप्लीकेशन सीधे हम लोगों को यहाँ पर या जिले पर पता चल जाएगा कि आपकी ये समस्या है। इसके अलावा तहसील में विधिक सेवा प्राधिकरण समिति, यहाँ पे अध्यक्ष हैं, बार के 2 सदस्य बैठते हैं जो अधिवक्ता रहते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स बैठते हैं, वो आपकी समस्या का निराकरण करेंगे, और जिले स्तर पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समिति है। तो बस इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है और हमारा भी यही उद्देश्य है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं हम ये नहीं, मतलब हमें इसकी जानकारी नहीं है, अब हम इस बारे में क्या करें समस्या का आपका, तो आप तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण समिति में आके वहाँ पे अध्यक्ष और सारे लोग बैठते हैं, उनको आप बता सकते हैं, आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बस, थैंक यू। मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते और जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ चंदन साहब बधा रहे और सभा को संबोधित। यदि आपके पास सभी है, लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, बीमा है और ड्राइवर के चलाने का भी लाइसेंस है, तो आप यदि एक्सीडेंट हो जाता है भविष्य में तो उसका आप सबसे पहले आप FIR करें और FIR करने के बाद क्लेम लगाएंगे तो निश्चित आपको क्लेम की राशि मिलेगी। तो ऐसे लोग जो वाकई में बहुत लोग आते हैं कि हमारे
एक्सीडेंट हो गया और रिपोर्ट नहीं करिए क्लेम, तो हम क्लेम नहीं दिला पाते, कोई भी निःशुल्क वाला वकील भी नहीं दिला पाएगा। 3 चीज़ों को ध्यान रखें। दूसरा एक महत्वपूर्ण राजस्व के बारे में साहब बैठे हैं, राजस्व के बारे में समझाएंगे। फिर भी ये बताना चाह रहा था कि आज पुत्री को पुत्र के समान हक मिल गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, कानूनों का अभाव, जानकारी का अभाव रहता है। महिलाओं को, जेंट्स, पुरुषों को कानून की जानकारी नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर शिविर लगाकर आपको कानून की जानकारी दी जा रही है कि आपको देश के संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कानून में कौन कौन से अधिकार है। अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता चंदेल साहब ने सब कुछ बता दिया है आपको। मेरे बताने का एक ही बात है कि जैसे घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, पति मारता। टेक्नोलॉजी का ज़माना देखा है और टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई मोबाइल का उपयोग करता है। कानून की जानकारी के लिए आपको किसी पेम्पलेट की आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी आपको मोबाइल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। इसकी लीगल एड की ऐप भी है। लीगल एड की ऐप के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करें, लीगल एड के नाम से ऐप मिलेगी, उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। लीगल अधिवक्ता आपको फ्री मिलेगा। कैंप आयोजित किया गया है, ये आयोजन किया गया है। इसमें माननीय न्यायाधीश महोदय के माध्यम से, उनकी उपस्थिति के माध्यम से यह अवसर हमको मिला है कि हम लोग जो हमें नियम कानून बनाए गए हैं भारत शासन के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा, और किस प्रकार से उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाए, ज़मीनी स्तर पर लोगों को लाभ मिल पाए, उसकी एक अवेयरनेस, उसके संबंध में एक जागरूकता का कार्यक्रम यह किया जा रहा है। कानून बनाया जाना एक अपना काम है। विधायिका जो हमारी होती है, हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनके द्वारा जो हमारी विधानसभा है, हमारी संसद है, वहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं। नियम कानून का बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ प्रदान किया जाना, एक सुशासन की व्यवस्था लागू किया जाना। परंतु नियम कानून बनाया जाना एक चीज़ है और उसका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन एक अपने आप में एक चीज़ है, जिसके लिए जितने भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी तात्कालिक स्थिति अनुसार निर्देश देते हैं या फिर निर्णय लेते हैं। परंतु हमारे देश में जो न्यायपालिका व्यवस्था है, बड़ी ही अच्छी व्यवस्था वहाँ पे रखी गई है कि कोई भी न्याय से वंचित ना रहे। न्यायाधीश का जो एक दर्जा दिया गया है, भगवान के समान ही दर्जा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम लोग जो नियम कानून हमको दिए गए हैं उसके अंतर्गत कोई भी हम सहायता चाहते हैं, जब हम किसी सहायता के लिए हम जाते हैं, याचक के रूप में हम जाते हैं और हम यह उम्मीद रखते हैं कि हमको न्याय मिलेगा। हमारे न्यायाधीशगण जो हैं वो वही एक ड्यूटी निभाते हैं और यह उम्मीद की जाती है। और ये काफ़ी हद तक जो आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें काफ़ी हद तक यह सफल भी रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसे वाद विवाद यदि होते हैं उसका निर्धारण, उसके ऊपर जो निर्णय किया जाता है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और यही कारण है कि 75 वर्ष हमारे जो आज़ादी के हुए हैं, एक सफल गणराज्य के रूप में हम लोगों ने, एक सफल प्रजातंत्र के रूप में हम लोगों ने यह देश पाया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 75 साल यदि हमारे हुए हैं, हम जैसे ही कई देश आज़ाद हुए थे, हमारे साथ में आज़ाद हुए थे, हमारे आसपास के देशों की भी हम लोग स्थिति देखें, उनकी तुलना में भले ही जितनी हम लोगों ने उम्मीद की थी उतना प्रगति नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रजातंत्र है, हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अधिकार हमारे हाथों में ही है कि हम किन लोगों को चाहते हैं कि वो जो हमारे देश को दिशा निर्देश दें। तो हमारा देश 75 साल प्रजातंत्र के सफलतम